गुर्बत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें। अपने दिल की जो सुनी, एक राह यूं चुनी और फिर निकल पड़े, होके मस्त चल पड़े। मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें डराएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो, जज्बे से जुड़े रहो। हंसे कोई हंसा करे, मना करे किया करे, रुकावटों को तोड़ के खौफ पीछे छोड़ के, जो आग से गुजर सको तो क्या है जो न करे। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने बताया था द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल which lie between S and P block elements, simply we say D block elements. लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट्स हु लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in n-1d cell that is penultimate cell called penultimate का मतलब एक कम, हमेशा जो D होगी वो बाहर से कितनी कम होंगी? एक, मतलब आउटर मोस्ट n है तो D वाली कौन होगी? n-1 कॉल्ड D ब्लॉक एलिमेंट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात कर दे तो n-1d 1 to 10, ns 1 to 2, 0 to 2 भी लिख सकते हो, जैसे पैलेडियम का 0 to 2 0 जाता है, पर 1 to 2 लेके चलते हैं हम जनरली। कॉल्ड D ब्लॉक। D ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एट दिस हो DD ट्रांजिशन, ठीक है ना। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट n-1d 1 to 9, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए क्या भी होना चाहिए? मस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कौन सा ट्रांजिशन होता है? डी ट्रांजिशन, है ना। T2G से EG की तरफ ट्रांजिशन होता है। डी ऑर्बिटल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, 3 नीचे जैसे T2G और 2 ऊपर दैट इज EG, और इस प्रकार ट्रांजिशन करते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी या डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उल्टा बोल सकते हो ड्यू टू फुली फिल्ड n-1 द डी सबसेल दे डू नॉट सो बिकॉज ऑफ दिस दे हैव मैनी प्रॉपर्टीज डिफरेंसेस. There are many differences from rest of the elements, like they have large atomic radius, साइज में बड़े हो जाते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, सो हमने देखा था। फिर हमने फाइनली इनको 4 सीरीज में क्लासीफाई किया था, फर्स्ट ट्रांजिशन सी, सेकेंड ट्रांजिशन सी, थर्ड ट्रांजिशन सी एंड फोर्थ वन विच इज स्टिल अनकम्प्लीटेड, फोर्थ ट्रांजिशन सी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 3D से और पीरियड नंबर 4 से, फिर 3D 4D 5D 6D आपकी इस प्रकार से ट्रांजिशन सीरीज चलती है, 3D 4D 5D और फाइनली लास्ट वाली 6D। लेकिन पीरियड नंबर क्या होता है? एक ज़्यादा, जैसे 6D का पीरियड नंबर 7th होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी। तो पहली वाली कहाँ से स्टार्ट होती है? स्कैंडियम से और ख़त्म कहाँ होती है? जिंक में। सेकेंड वाली कहाँ स्टार्ट होती है? आपके इट्रियम से और एंड कहाँ होती है? कैडमियम में। फर्स्ट फिर थर्ड लेंथेनाइट से स्टार्ट, लेंथेनम से स्टार्ट होती है, फिर 14 के आते हैं लेंटिनाइट्स, फिर अगेन स्टार्ट होती है हाफनियम से और जाके कहाँ एंड होती है? मरकरी में। फिर लास्ट वाली जो एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, फिर एक्टिनाइट्स आते हैं, फिर रदरफोर्डियम से अगेन स्टार्ट होती है और फिर क्या हो जाती है? स्टिल इनकम्प्लीटेड, ये हमने देखा था। ऐसे ट्रेक वाइज याद कर सकते हैं, स्कूटीला एक्टिनियम, जिंकार्ड हो जी या जिनी कनाडा होगा, ऐसे आप याद कर सकते हो, जिनी कनाडा होगा, जिंकार्ड है जी, जिनी कनाडा होगा, और स्कूटीला एक्टिनियम ऐसे में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका? हमने बनाया था n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2। तो हमने सीधे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चालू किया था, स्कैंडियम 21 से जिंक 30, है ना। ये तो हमने सब में क्या लिख दिया था? आर्गन, है ना। सब में क्या लिख दिया था? यहाँ पर आपका 3D4s2, सब में 4s2 लिख दिया था। और फिर यहाँ से क्या चालू किया था? 3D 1 to 3D 10। अब दो जगह हमें ध्यान रखना है, करे में एंड क्यू में। करे क्यू में क्या होगा? 4s1 करे में, और 3D कितना होगा? 5, और क्यू में क्या होगा? 4s1 और 3D क्या होगा? 10। ये हमारे 1 सेकंड में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं। ये लास्ट का आपका एक क्विक रिवीजन था, इसको हम बार बार कराते रहेंगे, पिछला भी रिवाइज कराते रहेंगे, ठीक है। एक पिछला टॉपिक याद रिवाइज कराएं, आपका गोल्ड नंबर।
ठीक है, डालिए। अब देखिए आपको अगले 3 दिन या 4 दिन डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज ही पढ़नी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक की, ठीक है ना। अब डी ब्लॉक में किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज आएंगी। अब मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सब हमें पढ़ना है। ये डी ब्लॉक में क्यों पाई जाती है पढ़ना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटेलिक करेक्टर क्यों है, इनमें एक कलर आयन क्यों बनाते हैं, ये जनरली पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं, हमें दिख रहा है 1 to 9 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे तो पैरामैग्नेटिक। एक कलर क्यों होते हैं वो भी हमें पता चला, डी ट्रांजिशन कर रहे थे तो कलर भी। इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, हार्ड है, हार्ड क्यों है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, है ना, इसके कारण। और एक कैटालिस्ट की तरह वर्क क्यों करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, इनकी एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस में क्या है आपका, ये सब अगले हमें 4 दिन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। और विश्वास मानिए आप अगर सिर्फ बैठ के सुनेंगे बड़े आराम से याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो डालिए हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ही लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। अब आप ध्यान रखिएगा जब स्पेशली हमसे कोई कहता है तो डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट को हम अलग अलग मेजर करते हैं, लेकिन जनरली हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ही क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हालांकि हमें पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिसमें से कौन 3 नहीं है, गार्ड है जी, जिनी कनाडा होगा, जिंक कैडमियम मरकरी नहीं है। लेकिन जब कोई स्पेशली हमसे पूछता है कि डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है तो हम स्पेशली बताते हैं कि डी ब्लॉक्स में जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए वो डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के वे एलिमेंट जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। लेकिन नॉर्मली कोई पूछे तो हम कहते थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो नॉर्मली में हम ऐसे ही चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डालिए इसकी हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग डालिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई या आप डाल सकते हो साइज, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पूछी नहीं जाती है, लेकिन अगर आपको एटॉमिक और आयनिक रेडियाई समझ में नहीं आए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी। तो बड़े ध्यान से आपको एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई समझनी है इसकी, ठीक है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अच्छा, हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से चर्चा करते हैं, उसी से आपका सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम आपको एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर, इंक्रीज होने के साथ इसकी एटॉमिक आयनिक रेडियाई में क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी रेडियस में क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी साइज में। अच्छा, जिसकी रेडियस छोटी उसकी साइज छोटी, जिसकी रेडियस बड़ी उसकी साइज बड़ी, है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो अगर हम स्कैंडियम वाली सीरीज की बात कर लें, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात कर लें तो उसकी एटॉमिक रेडियाई कुछ इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। और थोड़ा सा फ्लैट बनाते हैं जिसमें आपको देखने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, और बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं हम इसको, पहले डिक्रीज, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, ये बिल्कुल हमने फ्लैट कर दिया। तो ये स्कैंडियम से, और ये हर सीरीज में होता है, सिर्फ इस सीरीज में नहीं होता, हर सीरीज में होता है। पहले ये घटती है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो ये घटती है आपकी, फिर क्रोमियम से निकिल और कॉपर तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है आपकी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और फाइनली फिर एंड में जाके फिर बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, लेकिन इससे बड़ी नहीं होगी, ध्यान रखिए, बहुत तेज़ी से। मतलब हर सीरीज में यही वेरिएशन आना है, पहले घटेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी फिर बढ़ जाएगी लास्ट वाले में, है ना। मतलब इसमें किसकी बढ़ जाएगी, जिंक की, इसमें किसकी बढ़ जाएगी, कैडमियम की, और इसमें किसकी बढ़ जाएगी, मरकरी की, है ना। हमें एक से समझना है। तो ऐसा क्या होता है कि हर सीरीज में पहले घटती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है,
और फिर लास्ट में थोड़ी सी फिर से इंक्रीज हो जाती है। ये क्यों वेरिएशन आ रहा है, ये हमें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई में देखना है। यही ट्रेंड होता है आपके आयनिक रेडियाई का भी, पर उसमें कुछ कांस्टेंट जाता है, उसमें मतलब लगातार डिक्रीज होती है, वो हम बताएंगे क्यों। अब ऐसा होता क्यों है, इसको बड़े ध्यान से समझ लो, बहुत प्यार से समझ लो इस बात को, तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको इस चैप्टर में पढ़ने में। आखिरकार ये हो क्या रहा है कि पहले घट रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर बढ़ रही है। अच्छा, अगर हम देखें तो घटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी हमें, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है। उसका रीजन है जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड नंबर तो चेंज होता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पड़ा हुआ है उसी पीरियड में, लेकिन हर बार अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता है, तो घट रही है उसमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए। लेकिन कांस्टेंट क्यों हो रही, इसमें दिक्कत जानी चाहिए, घट क्यों रही, और फिर बढ़ क्यों रही, उसमें दिक्कत आनी चाहिए। हालांकि हम सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि घट क्यों रही है, बढ़ क्यों रही है। अच्छा, अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसी भी ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करें, किसी भी ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d1 to 10 एंड ns1 to 2। अच्छा, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी तो किस में जाने वाले हैं, लेकिन निकालने की बारी आएगी इसमें। अच्छा, आउटर मोस्ट कौन है, ns के n-1 ns, तो हमने कहा ये हमारी आउटर मोस्ट है, ए ns, ठीक है ना, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है ns में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अच्छा, ns के अंदर कौन सी सेल पड़ी हुई है, n-1 d, तो ये पड़ी हुई है हमारी n-1 d, है ना। इलेक्ट्रॉन किस में इंटर होने हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन इंटर होने हैं, ठीक है ना। और यहाँ पड़ा हुआ है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो होना क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगा रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन लगा रहा है। तो जैसे ही अट्रैक्शन लगाएगा न्यूक्लियस की साइज क्या होती जानी है, सॉरी ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ आते जाना है, पास, तो साइज क्या होती जानी है, डिक्रीज। अच्छा, जैसे ही स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, ठीक है, 21 है, फिर टाइटेनियम का 22, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, है ना, आपका कोबाल्ट, फिर निकिल, और फिर कॉपर, एंड फाइनली हमारा जिंक, है ना। तो अब देखो, पहले यहाँ पर स्कैंडियम के केस में इसको 21 इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, सॉरी 21 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, ध्यान रखना आउटर मोस्ट से अट्रैक्शन लगेगा, 21 इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये खींचा। अब क्या होगा, जब हम टाइटेनियम पे गए तो कितना खींच रहे हैं, 22, तो आप में से एक बोला सर कि अगर 22 प्रोटॉन बढ़े तो एक इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ा, यहाँ पर, यही आएगा ना नया इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर, जो भी इलेक्ट्रॉन एंटर करने वाला है वो कहाँ करने वाला है, n-20। तो अभी इस इलेक्ट्रॉन के आने से यहाँ तो कोई फर्क अभी पड़ा नहीं है, लेकिन अब 22 प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइज क्या होने वाली है, और डिक्रीज। अब जैसे हम वैनेडियम पे गए, 23 पे गए, तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा और एक प्रोटॉन भी बढ़ा, लेकिन अभी इस इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से भी यहाँ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इसको अट्रैक्ट करता जाएगा, फिर से साइज गिरी आपकी, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, और हमने कहा क्रोमियम तक यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इसको क्रोमियम तक तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये लगातार ये जो न्यूक्लियस है इसको खींचता जा रहा है, तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज। लेकिन जैसे ही ये क्रोमियम के पास पहुंचता है, अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो वो क्या करने लगेंगे, साथ में इसको रिपल करना चालू कर देंगे। अच्छा, इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, द इफेक्ट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को डिक्रीज करते हैं, मतलब ये स्क्रीन की तरह वर्क करने लगते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब एक क्रोमियम से लेके कॉपर तक, निकिल तक, ये ऐसा चलता है कि आपका हर बार एक प्रोटॉन बढ़ रहा, फिर हर बार क्या बढ़ रहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो जो प्रोटॉन बढ़ रहा, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा, वो आपस में बैलेंस होते जा रहे हैं, मतलब जो ये अट्रैक्शन लगा रहा है उसको नलीफाई करते जा रहा है, उसको अंडू करते जा रहे हैं, कौन, ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो अब आपकी रेडियस यहाँ तक क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, यहाँ तक रेडियस डिक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि इसके अट्रैक्शन को कौन डिक्रीज करते जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब डिक्रीज नहीं, नलीफाई, इसने जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है
उसी फोर्स से ये क्या कर रहे हैं, रिपल। फिर एक नया इलेक्ट्रॉन आया, उसके कारण इसमें और थोड़ा सा रिपल्सन हुआ तो एक प्रोटॉन आया, तो अट्रैक्शन। लेकिन लास्ट में फाइनली जिंक में कितने हो जाते हैं, 3d10, या हम सीधे बोलते डी में कितने हो जाने हैं, 10 या 10। मतलब अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ये सेल कैसी हो गई, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ गई। अब यहां पर डोमिनेंट क्या कर जाएगा, रिपल्सन, रिपल्सन कर जाएगा डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन। मतलब अब स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इन इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन इस पे इतना लगेगा कि अट्रैक्शन से ज्यादा वो डोमिनेट हो जाएगा आपका, तो अब साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम फर्दर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्टिंग में आपकी यहाँ से यहाँ तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक, इस सीरीज में इसमें यहाँ तक, इसमें यहाँ तक साइज आपकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो छुटफुट यहाँ पर पड़ रहे हैं, उससे अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो वो अट्रैक्शन करता जाएगा, साइज गिरती जाएगी। इसके बाद जब 3-4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो थोड़ा सा इसको रिपल करने लगे, तो जो अट्रैक्शन था जो रिपल्सन था वो एक दूसरे को बैलेंस कर गया, तो साइज क्या हो गई, कांस्टेंट। लेकिन एट लास्ट क्या हो गया, लास्ट में जब ये सेल पूरी भर गई तो अब इस फुली फिल मतलब स्टेबल, तो इसकी स्क्रीनिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इनका रिपल्सन इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो किसको डोमिनेट कर जाएगा, अट्रैक्शन को, तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले डिक्रीज होती है क्योंकि अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, फिर आपकी कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्सन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, फिर बढ़ जाती है क्योंकि रिपल्सन क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। रिपल्सन का डोमिनेट करने का कारण क्या है, स्क्रीनिंग, किसकी, इनर इलेक्ट्रॉन की। तो पहले कौन डोमिनेट है, अट्रैक्शन, फिर स्क्रीनिंग एंड आपका अट्रैक्शन, मींस रिपल्सन और अट्रैक्शन इक्वल हो गए, और फाइनली लास्ट में कौन डोमिनेट कर जाती है, स्क्रीनिंग। तो यही होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये पॉइंट क्लियर है क्या हो रहा है। तो अब इसी को हम लिखने वाले हैं, साइड में पहले दोनों चीज ड्रॉ करो। देखिए एटॉमिक आयनिक रेडिया आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, पूछ भी ले, अभी तक तो नहीं पूछी गई है, लेकिन ये नहीं बनेगी तो फिर वो अब जरूरी नहीं कि आप गिन के इलेक्ट्रॉन भरो, जितने भरने हो भर लो, आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। आपको समझ में आप अपने हिसाब से भर लो जितने भी भरने हो, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि अंदर की सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर अट्रैक्शन डोमिनेट है, यहां पर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन मींस स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट इक्वल है, और यहाँ पर रिपल्सन मींस स्क्रीनिंग डोमिनेट है ना, रिपल्सन का मतलब है स्क्रीनिंग से, स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग स्क्रीन की तरह काम करते हैं। देखो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के सब टॉपिक्स बिल्कुल बहुत सिंपल हो जाएंगे हमारे लिए। बना लो, आराम से बना लो, ठीक है, अच्छे से बनाना बस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया है। जो भी नया इलेक्ट्रॉन है वो n-1d में इंटर करेगा, जो भी न्यू इलेक्ट्रॉन है वो हर बार n-1d में जाएगा। तो यहाँ पर देखो समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया, हम आपको वर्डिंग में लिखवा दे रहे हैं, लेकिन ये समझ में बहुत आना, क्योंकि इसी से आपके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटोमाइजेशन की चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी, जितनी भी चीज़ें होने वाली वो इसी से सॉल्व होने वाली हैं आपकी, तो ये समझ में आना जरूरी है, ठीक है। जरूरी नहीं आप गिन के इलेक्ट्रॉन काउंट करें, जितने आपको भरना भर लो, एक एक रिप्रेजेंटेशन है, मैक्सिमम 10 ही भर सकते हैं, बाकी आप 6-7 भर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, एक रिप्रेजेंटेशन है
ना। तो ये जो इफेक्ट लग रहा है, इस इफेक्ट का नाम हम लिख देते हैं, ये जो रिपल्सन लग रहा है इसी का नाम है स्क्रीनिंग, ठीक है। तो ये जो रिपल्सन लग रहा है आपका, दिस इज स्क्रीनिंग, दिस इज स्क्रीनिंग, दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो आप 11th में पढ़ चुके हो, या शील्डिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये जो रिपल्सन लग रहा है दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। और न्यूक्लियस के द्वारा लग रहा है अट्रैक्शन। अब ये प्लेनर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनसे लग रहा है, सबसे लग रहा है, प्लेनर है इसलिए 3D में देखोगे तो ये फुटबॉल जैसा है ना, ना तो कोई लेंथ है, ना कोई विड्थ है, ना हाइट है, तो हर तरीके से लग रहा है इस पर। तो ये बढ़ते जा रहे हैं तो होता जा रहा है, बन जाएगा अभी। अब तो इसके वाले में हम लिखवाएंगे, हम इस वाले को एज ए एग्जाम्पल लेके लिखवाएंगे लैंग्वेज, मतलब इस फर्स्ट सीरीज को वो, और जैसा इसमें होगा वैसे ही सभी सीरीज में आपका होता है, ठीक है। तो इसको हम फाइनली अपना एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मानेंगे इस सीरीज को, और इसी से बताया भी जाता है। पिट्टू लिखें अब, बना लो फास्ट, बना लो हो गया, हो गया। यही ये वाला है रिपल्सन जो इस पे लग रहा है, दिस इज स्क्रीनिंग, ठीक है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई को हम लिखना चालू करते हैं अभी, ठीक है। बना हुआ है, जिसका नाम बना हो तो बना लेना बाद में भी, अभी हम लिख रहे हैं लैंग्वेज, ठीक है ना। तो हम अपनी स्टैंडर्ड इस सीरीज को मान के आपकी लैंग्वेज लिखवा रहे हैं, और सभी में वही होना है। तो लिखते हैं, अभी से एटॉमिक रेडियस के बारे में लिखेंगे, आयनिक रेडियस के बारे में नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा और चेंज आता है। तो लिखते हैं in each series, फर्स्ट, जैसे ही हम बोले एटॉमिक रेडियस, इसका मतलब सीधा है साइज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन ईच सीरीज फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई, दैट मीन साइज, जितनी बड़ी रेडियाई उतनी बड़ी साइज, ठीक है। इन ईच सीरीज फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज, फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज ड्यू टू increase in attraction, और इस अट्रैक्शन को अगर हम केमिस्ट्री के नाम में बोल दें तो इस अट्रैक्शन को जो ये लग रहा है दिस इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, ठीक है ना। इन ईच सीरीज फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज in attraction on outermost electron, ठीक है, on outermost electron, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, लाइक कहाँ से कहाँ तक, स्कैंडियम टू क्रोमियम तक, है ना। इसको अपना स्टैंडर्ड मान लिया हमने, लाइक स्कैंडियम टू क्रोमियम, ठीक है। फिर इसका लाइन चेंज करके लिखो, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियाई लिख दे, क्या साइज एक ही चीज़ है, जो आप जो प्रेफर करें उसको लिख लें। इन अ मिडवे द साइज ऑफ साइज लिख दीजिए, एटॉमिक रेडियाई लिख लीजिए, द साइज ऑफ एलिमेंट्स in a midway, the size of elements almost become constant. In a midway, the size of elements
ऑलमोस्ट, थोड़ा सा सही करते हैं, इन अ मिड वे द साइज ऑफ एलिमेंट बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट एज attraction and repulsion ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्रीनिंग, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्रीनिंग अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ब्रैकेट में लिखिए स्क्रीनिंग बैलेंस ईच अदर तो फर्स्ट डिक्रीजेज क्योंकि कौन डोमिनेट है, अट्रैक्शन। मिडवे में दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या हो गई, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई। अब फाइनली कौन डोमिनेट हो जाएगा, रिपल्सन, स्किनिंग डोमिनेट हो जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया इसका ए, ठीक है, मत डालो ये भी, ऐसे लिखो, हमने इसलिए कि दिख जाए उसमें ना। थर्ड है हमारा, ठीक है, यहाँ से देखिए फाइनली लिखिए, हाँ लिख लीजिए, फाइनली एट लास्ट। अच्छा ये यहाँ पर हम लिख दें, इन अ मिडवे द साइज ऑफ एलिमेंट बिकम ऑलमोस्ट कांस्टेंट एज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बैलेंस ईच अदर। इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाइक, ठीक है, क्रोमियम से लेके कहाँ तक हमारा, निकिल तक, ठीक है, कॉपर की हल्की सी पड़ जाती है, बहुत छोटी सी ना, तो क्रोमियम टू निकिल तक लिख लेते हैं। कॉपर तक भी लिख लोगे तो गलत नहीं होगा, कई लोग लिखते हैं क्योंकि हल्की सी कॉपर की बढ़ती है सिर्फ, क्रोमियम टू निकिल, ठीक है। एक इफेक्ट कहाँ तक लग रहा है, क्रोमियम टू निकिल तक या कॉपर तक भी लिख सकते हो। फाइनली एट लास्ट size increases as repulsion ब्रैकेट में लिखना स्क्रीनिंग, and repulsion dominates over attraction। रिपल्सन डोमिनेट ओवर अट्रैक्शन, इसमें हम लिखेंगे जैसे कि आपकी लाइक इन जिंक, ठीक है, इसको हम अपना स्टैंडर्ड लेके चले। बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ बेटा इफेक्ट बहुत कम होता है, आप देखोगे तो लास्ट, आप यहाँ ये भी लिख सकते थे, हम इसलिए बोलते जा रहे हैं कि क्रोमियम से लेके निकिल कॉपर तक यहाँ हमने किया है, ये लगभग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो हम इसको इसलिए प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि आप जब आगे पढ़ने वाले हो ना, तो हर बार लास्ट एलिमेंट पे पढ़ने वाले हो, तो हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। तो इसको भी आप कर सकते थे, हल्की सी बढ़ती है, रियलिटी है, लेकिन हम इसको टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा बढ़ती है और इसी पे हमें आगे काम करना है। बाकी लिख सकते थे आप, लेकिन टारगेट इसको कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा काम है। तो फर्स्ट क्या होती है, डिक्रीजेज, क्योंकि क्या डोमिनेट है, अट्रैक्शन। फिर मिडवे में क्या हो जाती है, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। फाइनली कौन डोमिनेट हो रही है, स्क्रीनिंग, ठीक है ना। स्क्रीनिंग क्यों डोमिनेट हो रही है वो पता है, मेरे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, तो क्या साइज आपकी बढ़ जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एटॉमिक रेडियस ही याद रखनी है, आयनिक रेडियस का कोई खास नहीं है, उसको ही बता देते हैं हम। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, ये बहुत जरूरी है और आपको आगे भी ये बहुत हेल्प करेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा,
अब बात कर लें हम आयनिक रेडियाई की। इनके आयनिक रेडियाई किस प्रकार की होगी? आयनिक रेडियाई अगर हम जनरल बात कर लें, जनरल की कर रहे हैं आखिरकार, ऐसी होती नहीं 122 और NH2। जनरल बात कर लें तो सबसे पहले तो यहाँ कोई स्कैनिंग इफेक्ट तो लगने नहीं वाला है, यहाँ कोई स्कैनिंग इफेक्ट तो लगने नहीं वाला है। तो आयनिक रेडियाई कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, स्कैंडियम से लेके कहाँ तक, कहाँ तक, कॉपर तक, कॉपर तक कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। जिंक भी इसकी बढ़ जाती है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि अब जो फैक्टर इसमें लग रहा था वो सेल गायब ही हो गई है। अब वही सेल, अब डायरेक्ट किस पे लग रहा है? इस पे। अभी इसके पहले जब हम पढ़ रहे थे तो किस पे लग रहा था? इस पे। तो यहाँ से रिपल्सन जा रहा था, अब वो चीज खत्म ही होगी, अब वो उसी सेल के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। तो लगातार डिक्रीज होती है स्कैंडियम टू कॉपर तक। लेकिन जिंक में थोड़ी सी क्यों बढ़ जाती है? इसका रीजन है कि जिंक के पास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है? फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो अब ये कैसे बॉन्ड बनाएगा? वीक बॉन्ड, बहुत ही वीक, और वीक बॉन्ड मतलब लेंथ कैसी? ज़्यादा, तो इसकी फाइनली थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। तो लिखिए, लिखना क्या है? सीधे एक डायग्राम बनाइए आयनिक रेडियाई का, कुछ नहीं लिखना उसमें, ठीक है। सीधे डायग्राम बनाइए आयनिक रेडियाई का, ठीक है। तो अब हम यहीं पर बस एक डायग्राम बना देते हैं आयनिक रेडियाई का। ध्यान रखिएगा, जो आयनिक रेडियाई होती है वो कंटिन्यूअसली आपकी डिक्रीज होती है ना, कंटिन्यूअसली आपकी डिक्रीज होती है। बस थोड़ी सी इंक्रीज कर देनी है आपको जिंक के केस में, Zn+2, ठीक है। और स्कैंडियम +2 से कहाँ तक डिक्रीज होती है? लगातार कॉपर +2 और जिंक में। नोट करिए इसका, ये आयनिक रेडियाई की बात है ना, ये आयनिक रेडियाई की बात। लिखना चाहो तो हम ऐसे साइज और एटॉमिक नंबर बना लो, क्या दिक्कत है? ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गई आयनिक रेडियाई, ठीक है। आर, और आर हम ये देख रहे हैं +2 में, ठीक है। कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। जिंक बेस की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, रीजन है। हालांकि इसकी चर्चा आगे हमें कहीं नहीं करनी है, इसका हमें कोई नहीं मिलना है, ठीक है। तो लगातार डिक्रीज होती है, उसके जैसा नहीं होता है इसमें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर तक कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। इसको बस याद रखना, इससे बहुत हमें हेल्प आगे पड़ने वाला है, इससे ज़्यादा काम नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। हाफ फील्ड से ज़्यादा फुल फील्ड स्टेबल होता है। रीजन में देख सकते हैं सीयू की कॉन्फ़िगरेशन और क्रोमियम। वो वहाँ पर रीजन नहीं है, ये 5 इलेक्ट्रॉनों से वहाँ पर आके जो आपका हो रहा है ना Cr का 5 आ रहे हैं ना, तो वो उससे बैलेंस कर पा रहा है, इतना नहीं हो रहा कि डोमिनेट। बैलेंस से वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है ना अनपेयर्ड, लेकिन तो वो फिर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना जाएगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? अनपेयर्ड आ रहे हैं। तो वो वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, जो कॉन्सेप्ट जहाँ लगे उसको वहीं लगाना है। हमारी क्या है कि हमारा एक लिमिटेड है, तो हमें लगता है कि हर चीज़ में वो लग जाएगा, लेकिन जिसमें जो फैक्टर जहाँ लग रहा है उसको वहीं पर लगाना। अब जैसे आप कह रहे हो कि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। लेकिन यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट भी लग जाता है, पता है? क्रोमियम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, फर्स्ट सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रोमियम बनाता है। हाफ फील्ड नहीं, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इससे ज़्यादा अनपेयर्ड किसी के पास है नहीं। डी में कितने हो जाते हैं? 5, और एस में कितने हो जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना। इस सीरीज में आप चेक कर लो, 6 से इसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास नहीं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा इस सीरीज में? क्रोमियम, है ना। ध्यान रखिए, अभी हम लिखवाएंगे भी कि इस सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रोमियम बनाता है, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिखना है इसमें स्टार लगा के। बताओ किसकी रेडियस ज़्यादा होगी? जो मेटेलिक आयन +3 होंगे उनकी, या जो मेटेलिक आयन +2 होंगे उनकी? किसकी रेडियाई ज़्यादा होगी? +2 की ज़्यादा होगी, मतलब +3 की कम होगी। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? डिग्री। तो ध्यान रखना, M+2 से ज़्यादा M+3 वाले की साइज हमेशा छोटी होगी। इस पॉइंट को नोट करो ना। ऐसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछ लें Mn+2 एंड Mn+3 में कौन बड़ा होगा? तो Mn+2। एक चीज़ और बतानी है मैं लास्ट आपको,
और फिर आपकी रेडियाई का कॉन्सेप्ट है एंड। ठीक है, +3 ion will always smaller than +2 आयन। ध्यान रखिएगा, जब +3 आयन है वो ऑलवेज स्मॉलर होगा देन +2 आयन से। और रीजन पता है आपको, है ना, किसके पास जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, इस पे अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज छोटी होगी। ध्यान रखिए, हम आपकी हिंट के लिए लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके स्क्रीनिंग के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी स्क्रीनिंग के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्रीनिंग के। सही बोल रहे हैं, एम आई राइट? सही बात है, जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी साइज उतनी ही बढ़ती जाएगी। अभी भी देखा हमने, अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे, स्क्रीनिंग ना बोले तो हम क्या बोलते, रिपल्सन बोल देते हैं ना, ये लोग। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, अट्रैक्शन के, मतलब किसके, जेड इफेक्टिव के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो आप देख लो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो साइज छोटी होगी, है ना, इसको भी लिख लो। चलो अब एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, धैर्य के साथ। साइज जो होगी आपकी, है ना, साइज मीन्स रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्रीनिंग के मीन्स रिपल्सन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी अट्रैक्शन के, ध्यान रखिए, दैट इज जेड के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक बात बहुत अच्छे से देखनी है आपको, पहले हम एक कपड़े की बात करना चाहेंगे। एक कपड़ा ले रहे हैं हम आपके सामने, ठीक है, एक कपड़ा ले रहे हैं और आपको स्क्रीनिंग समझाने की कोशिश करते हैं कि किसकी स्क्रीनिंग सबसे कम होती है और किसकी स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा। देखो आप लोग क्या होते हैं ना, आप लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की नज़र से देखते हो, थोड़ा उसको वेव की नज़र से देखना चालू करो। डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, वो जितनी ज़्यादा डेंस होगी उतनी ज़्यादा कलेक्ट होती जाएगी, और जितनी ज़्यादा वो कलेक्ट होगी उतना ज़्यादा अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पे डिक्रीज होगा। ये ध्यान, एक डेंसिटी है। तो जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, तो अगर एस से ज़्यादा स्क्रीनिंग किसी की नहीं होती, इस प्रकार से होते हैं एस ऑर्बिटल, मतलब यहाँ न्यूक्लियस रखा और यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा, और अगर इनके बीच में एस की स्क्रीन लग गई तो फिर समझ लो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट में ही रहना। एस के बाद आते हैं आपके डम्बेल, दैट इज पी में जो होता है, अब ऑर्बिटल एस में जो ऐसा होता है पी में खुलना चालू हो जाता है ऑर्बिटल, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है। तो यहाँ कहीं से आपका अट्रैक्शन जाके न्यूक्लियस पे तो ये हो गया आपका पी। डी और 4 फोल्डेड हो जाता है आपका, तो कपड़ा और खुल रहा है, तो अब स्क्रीनिंग क्या हो गई, और वीक हो गई, अब हमारा न्यूक्लियस बाहर पे लग सकता है। अब ये समझ लो इस कपड़े में बहुत बड़े बड़े होल हो गए आपके, तो वैसा ऑर्बिटल कौन होता है, एफ। तो सबसे पुअर स्क्रीनिंग किसकी होती है, एफ ऑर्बिटल। मतलब अगर एफ की स्क्रीनिंग लग गई तो वो स्क्रीनिंग कोई काम की नहीं, न्यूक्लियस किसको पकड़ लेगा, इलेक्ट्रॉन को, साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो एफ की स्क्रीनिंग बहुत पुअर होती है। अब हमने ये क्यों बताया आपको, इसका रीजन हम बता रहे हैं आपको। देखिए जनरली हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होती है, इंक्रीज। रीजन भी सीधा सीधा सा है, जैसे हम कहें तो ये इसके पास फोर्थ पीरियड है, मतलब 4 कमरे हैं, इसके पास 5 पीरियड है, 5th पीरियड का है मतलब 5 कमरे हैं, इसके पास 6, तो 4 पीरियड से बड़ा होगा 5 पीरियड वाला, 5th पीरियड जिसके 5 सेल है उससे बड़ा 6 सेल वाला। तो मतलब होना ये चाहिए, स्कैंडियम से बड़ी साइज होनी चाहिए इट्रियम की, और इट्रियम से बड़ी किसकी होनी चाहिए, लैंथेनम की, है ना। टाइटेनियम से बड़ी किसकी होनी चाहिए, जिरकोनियम की, और जिरकोनियम से बड़ी किसकी होनी चाहिए, हाफनियम की, है ना। तो टाइटेनियम से बड़ी तो जिरकोनियम की होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बेरिलियम से बड़ी भी नियोबियम की होती है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब हम जा रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में,
मतलब 3D सीरीज से जब हम 4D सीरीज से जा रहे हैं, मतलब 3D सीरीज जो 4th पीरियड में उससे हम 5th पीरियड की 4D सीरीज में जा रहे हैं, तब तो साइज बड़ी आराम से बढ़ रही है। लेकिन जब आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन में सीरीज में जाते हो, आप सेकेंड टाइम मतलब आपकी जो सीरीज लाई कर रही है 5th पीरियड से, आप उससे 6th पीरियड में जाते हो, तो अब साइज बढ़ने की जगह ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। मतलब जिरकोनियम और हाफनियम की साइज क्या है, बिल्कुल बराबर। जबकि हमारा मानना है कि इसकी बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके पास 5 सेल हैं, जबकि इसके पास कितनी सेल हैं, 6 सेल हैं आपके पास, तो 6 सेल वाला बड़ा होना चाहिए थे। अब आप लोग चेक करो, जिरकोनियम में से हाफनियम में जाने से पहले उसके बीच में ये आ गए, कौन, लैंथेनाइड, जो कि किस में होते हैं, एफ में। और इनकी सील्डिंग कैसी होती है, सबसे कमजोर। तो इनकी सील्डिंग के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ने का इनकी साइज डिक्रीज हो जाती है, और इतनी डिक्रीज हो जाती है कि इनकी साइज ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाती है, ऊपर वाले के इक्वल हो जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट की साइज ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। उसका रीजन क्या है, लैंथेनाइड्स का आना। लैंथेनाइड के आने में ऐसा क्या हुआ, उनके पास कौन सा ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ के, है ना। तो वहाँ पर क्या लगने वाली है, आपकी पुअर स्क्रीनिंग लगने वाली, पुअर सील्डिंग, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। द इफेक्ट इज कॉल्ड लैंथेनाइड के कारण साइज का छोटा हो जाना, लैंथेनाइड के कारण साइज का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, छोटा हो जाना। तो इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, मतलब इसकी छोटी हो रही। तो रीजन क्या है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, जब एफ ब्लॉक में आएंगे तो पूरा रीजन वाइज पढ़ाएंगे हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक साइज बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब हम जा रहे हैं तो जनरली की बात कर रहे हैं, सब में नहीं, कुछ में तो ऐसा तक है कि इसकी साइज छोटी हो गई है कुछ में, और इसकी बड़ी हो गई है, इतना ज़्यादा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और कुछ जगह ऐसा है कि हल्की सी इसकी बड़ी है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है, इन दोनों की सेम है आपकी। तो इसका रीजन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है, इस बात को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। क्यों हम इतनी गहराई से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि भैया अब आपका जो पैटर्न है पेपर का वो बहुत अजीब, फर्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न आ रहा है, इसके पहले तो देखा नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, तो आपको हर एक चीज़ पता होनी जरूरी है ना। तो एक लास्ट पॉइंट और हम लिखना चाहेंगे, इनको चाहो तो आप पॉइंट बना लो, पहला फर्स्ट बना लो, फिर सेकेंड बना लो, फिर थर्ड, फिर इसको फोर्थ बना लो, है ना। तो आपको अब ध्यान रखना है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 3D सीरीज, ठीक है ना, जो हमारी सीरीज है। अच्छा सर, इससे नीचे वाले की क्यों बात नहीं की आपने, उसमें भी तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग सकता है ना। इसके बाद एक्टिनियम है, तो इसमें भी तो एफ आता है, क्योंकि ये सीरीज अभी स्टिल क्या है, इनकम्प्लीटेड है, इसलिए इस सीरीज की हमने बात नहीं की है अभी, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता भी है आपके एग्जाम में, वो तो हम लिखवाएंगे। तो ये है 3D सीरीज। इसके बाद नीचे कौन आनी है, 4D, इसके नीचे 5D, और इसके नीचे 6D। इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे, क्योंकि अभी भी स्टिल क्या है, इनकम्प्लीट है। 3D सीरीज का अगर हम पीरियड की बात कर लें, 3D सीरीज की अगर हम पीरियड की बात कर लें, तो 3D सीरीज का पीरियड क्या है, 4th, इसका 5th, देखो सब पता होना चाहिए हमें, इसका 6th है, और इसकी चर्चा नहीं कर रहे, 7th पीरियड इसका, ठीक है। अगर 3D सीरीज की हम बात कर लें, तो एक कौन सी सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है हमारी, है ना, फर्स्ट, कल बताया था हमने। ये हमारी कौन सी ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड, है ना। हमें देखो हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, पता नहीं क्वेश्चन कैसे वो पूछ ले, वो कहते हैं किसकी साइज सेम होती है, तो आपको तो पता है 4D 5D की, लेकिन वो लिख के दे रहा है सेकेंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फिर क्या कर लोगे। तो फिर हमें क्वेश्चन पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप चीज़ों को करेक्ट कर पाएंगे। वो ऐसा ही पूछ सकता है कि बाय द साइज ऑफ 5th and 6th सीरीज ऑफ D ब्लॉक लाई इन 5th पीरियड एंड 6th ऑलमोस्ट सेम, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो अब हो क्या रहा है, यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ तब तो साइज आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट क्या हो रही है, ऑलमोस्ट क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। इससे हम एग्जाम्पल में लिख दें, जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपका लिख दें, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिरकोनियम एंड हाफनियम। जिरकोनियम इस सीरीज का एलिमेंट है आपका, और हाफनियम इस सीरीज का एलिमेंट है, और दोनों की जो साइज है वो क्या है, बराबर है। इसका कारण क्या है, अगर कोई आपसे पूछ ले तो ये हो क्यों रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड लैंथेनाइड भी बोलते हैं, लैंथेनॉइड भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण लग रहा है, पुअर स्क्रीनिंग, पुअर सील्डिंग किसकी, एफ सब सेल की, है ना। पुअर स्क्रीनिंग या सील्डिंग ले सकते हो आप,
ऑफ एफ सब सेल ऑफ एफ सब सेल ऑफ एफ सब सेल ऑफ एफ सब सेल, है ना। देखें थोड़ा सा, मतलब हमें कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने पर साइज बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर ऑलमोस्ट क्या हो रही है, सेम हो रही है। जैसे कि जिरको नियम और हाफ नियम की साइज क्या है, ऑलमोस्ट क्या, बिल्कुल ही इक्वल है। आपकी बात समझ में आ रही है? नोट करो फर्स्ट, ये साइज खत्म हो रही है, आपका साइज वाला पार्ट खत्म हो रहा है, नोट करो इसको, है ना। थोड़ा और बड़ा बड़ा बना लेना जिसमें हट के देखें। हाँ, नेक्स्ट उसी में साइज वाले में कर लो, साइज वाले में ना, और ये लो इतना बड़ा बड़ा बना दो, पर दोनों का लगभग बराबर। अब नाप तोल के तो नहीं बना सकते, अंदाजन बराबर बना दो, ठीक है। चलिए, सर जो ये साइज का आपने लिखवाया जो एटॉमिक और आयोनिक दोनों के लिए रहेगा। कौन सा, ये वाला, प्रोपोर्शनल वाला? ये वाला, हाँ सबके लिए, ये तो हमेशा चलता है, ऑलवेज। बिल्कुल आप बरी ना हुए, इतना मटेरियल दे दिया है आपको एटॉमिक आयनिक रेडियस में कि आप जब लिखने जाओगे ना तो आपके पास भरपूर है। आप किसी भी बुक्स में देखेंगे ना, किसी भी बुक्स में आप अपने, इतना डाटा है ही नहीं, इतना मैटर, तो बहुत मैटर दे दिया हमने आपको। हालांकि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस आती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आपको मैटर प्रोवाइड कर दिया गया यहाँ पर। अब बस आपको लिख लेना है, पूरा मटेरियल आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पता नहीं है साइड में, आप कॉन्फिडेंस से खड़े होकर बोल सकते हो, है ना। तो ये आपकी इस वाली थी। देखो प्रेजेंटेशन आप, हाँ 6 पीरियड एंड बेटा वो इनकम्प्लीट है, इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं की, उसमें भी लगता है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं होती क्योंकि वो चीज़ अभी भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये डेटा याद रखना, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में फिर से पढ़ाएंगे हम। पुअर स्क्रीनिंग या पुअर सील्डिंग भी लिख सकते हो आप ऑफ एफ सब सेल, पुअर स्क्रीनिंग और पुअर सील्डिंग ऑफ एफ सब सेल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एटॉमिक रेडियस पूरी खत्म होती है। आज आपकी स्कूल है, आज छुट्टी है स्कूल की, महारानी छुट्टी, अच्छा ठीक है। तो फिर अभी हम आज 10-15 मिनट और पढ़ा रहे हैं, बाकी अगर स्कूल होता तो हम अभी छोड़ देते आपको, लेकिन 8:30 पे आओ भाई, फिक्स 8:30 पे आओ, ठीक है। हम लेट आ रहे हैं तो वो हमारी फॉल्ट है, हम भी जल्दी आएंगे, ठीक है। क्या होता है तुम लोगों से जब 5-10 मिनट पहले तो 11 को छोड़ते हैं, तो चाय पीने लगते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। रेडियस क्लियर। अब क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट डिक्रीजेज आर्टेक्सन इंक्रीजेज, देन बिकम्स कांस्टेंट क्योंकि आर्टेक्सन रिपल्सन बैलेंस हो रहा है, देन इंक्रीजेज आर्टेक्सन डोमिनेंट हो रहा है। +3 आयनिक में कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, सिर्फ जिंक की मतलब लास्ट वाले की बढ़ जाती है, ये बात ध्यान रखना है। और कैटायन में सीधे ध्यान रखो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी छोटी रेडियस होगी। M4 होगा तो 4, हमने इसमें M3 M2 क्यों लिखा, क्योंकि मोस्टली यही वाले रेडियस बनाते हैं आपके, ठीक है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि 5th and 6th पीरियड मीन्स 4D एंड 5D दैट इज सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। रीजन एक वर्ड में आंसर हमें अभी पता चल गया है, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पुअर सील्डिंग ऑफ एफ, ठीक है ना। चलिए तो फिर अब इसका नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब आपकी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है जो एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है, लेकिन अभी तक आई नहीं है ना। और ये तो 100% है, 2-3 प्रॉपर्टी आने वाली हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली है और सेकेंड में हम जा रहे हैं। कुल मिला के 10 या 11 प्रॉपर्टी हैं, अब गिन के भी बता सकते हैं हम कितनी है, और एक रैंडमली डेटा दे दी है हमने, ठीक है। एक एक प्रॉपर्टी, और सीधे सीधे ये भी पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों, जिंक कैडमियम मरकरी क्यों ट्रांज, ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब ये सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी, लिखिए मेटेलिक करेक्टर और मेटेलिक नेचर किसका पढ़ रहे हैं पता है ना, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, बार बार लिखेंगे नहीं, लिख रहे हैं मेटेलिक करेक्टर ऑफ डी ब्लॉक, और इसी का लिख रहे हैं, बार बार आप लिखना चाहे तो बार बार लिख सकते हो, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है।
डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट को रटते चलिए, हमारे साथ याद करते चलिए। पहले हम यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे अलग है, दैट इज हम लिख देते हैं मरकरी को। मरकरी क्या है हमारी, है ना। और इसके अलावा बाकी सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है हमारे, सॉलिड है ना। तो इसको लिखिए और फिर इसके बाद हम जो बोल रहे हैं वो लिखिए। और इसके बाद नीचे से लिखिए एक्सेप्ट मरकरी, ब्रैकेट में लिखेंगे विच इज लिक्विड ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलो चाहे आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलो, जो आपको अच्छा लगे ना। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप लोगों को ये बात पता है कि डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। तो मेटेलिक करेक्टर तो है ही उनमें, सब में मेटेलिक करेक्टर है। क्या 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 है अभी हम लिख देते हैं। एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट सो टिपिकल मेटेलिक करेक्टर्स। टिपिकल मेटेलिक करेक्टर्स उसी के आगे लिखिएगा लाइक। अब इसके बाद हमें कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अभी तो बहुत कुछ लिखवाना है, लेकिन कौन कौन से आप टिपिकल मेटेलिक करेक्टर जानते हैं। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब किसके करेक्टर हैं, एक मेटल के ही तो करेक्टर हैं। और ये सब इनमें पाया जाता है। कॉपर कंडक्टर है, सिल्वर कंडक्टर है, आयरन टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, होल्डिंग पावर बहुत है, टंगस्टन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अबव ऑल मेटल्स, टंगस्टन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है। खराब से खराब टंगस्टन का 1500 डिग्री सेल्सियस जाता है, प्योरेस्ट टंगस्टन का है 2500 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन, तो जितने भी मेटेलिक प्रॉपर्टी है सॉलिड होते हैं, लेकिन हम पहले ही लिख चुके हैं इसमें एक्सेप्ट में कौन आ रहा है, मरकरी, जो कि क्या है हमारा लिक्विड होता है। ऑल द टिपिकल मेटेलिक करेक्टर्स, सो ऑल द टिपिकल मेटेलिक करेक्टर्स लाइक, अब हम लिखते हैं बहुत सारे, और ना तो इसमें कोई फर्स्ट है ना कोई सेकेंड है, जो आपको जब ध्यान आए तब ले सकते हो। लाइक, और फिर इसके नीचे से लिखते हैं लाइक हार्डनेस, like hardness, like hardness, good thermal and electrical, good thermal and electrical conductivity, ductile, हाँ, हार्डनेस बेटा, हार्डनेस, ओके, हार्डनेस, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टाइल, malleable, lustrous, ductile, malleable, lustrous, high डेंसिटी, जितने आपको याद आ सके, जरूरी नहीं है कि जितने साल लिखवा रहे, 5-6 भी ले सकते हो और 15-20 भी ले सकते हो, लेकिन हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड
boiling point, high melting point and boiling point, high enthalpy of atomization, high enthalpy of atomization, high टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत सारे बेटा, जैसे इससे ज़्यादा नहीं लिखने में, 5-6 लिख सकते हो आप लोग। पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक लिख सकते हो, पैरामैग्नेटिक भी होते हैं ना, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख देते हैं उसको भी। कुछ डायामैग्नेटिक है, जनरली ये सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का याद कर लो, फेकोनी। ये हमारे कौन से सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक। कई बार ऑब्जेक्ट टाइम पूछा गया है, फेकोनी, है ना। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बेस पर्याप्त है, एटसेट्रा। अब इसमें से 5-6 आपको जो बेटर लगे वो आपको 7-8, और कोई ना नंबर 1 है ना कोई नंबर 2 है, जब जिसका याद हो। हार्डनेस, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टाइल, मैलेबल, लस्टर्स, एटोमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड बता देते हैं एक चीज़ें, पैरामैग्नेटिक स्टेटा। देखिए हार्डनेस तो आप जानते ही हार्ड है, गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, आप जानते ही हो, है ना। अगर इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो करोगे तो पूरे में जहाँ तक है फैल जाएगी, और अगर इनके एक साइड गर्म करोगे तो वो हीट धीरे धीरे करके पूरे में फैल जाएगी। तो होते हैं ना, डक्टाइल होते हैं, बायर्स में इनको थिन बायर में कन्वर्ट किया जाता है। मैलेबल है, पीट के चद्दर में बदला जा सकता है, मैलेबल है, चमक उत्पन्न होती है। लस्टर्स होते हैं, सोना चांदी ये सब तांबा। हाई डेंसिटी होती है, तभी तो इतने ज़्यादा वजनी होते हैं, हैवी होते हैं, है ना। इतना बड़ा ईंटा ले लो, उतने बड़ा लोहे का ले लो, तो लोहा ज़्यादा वजनी निकलेगा क्योंकि उसमें पार्टिकल ज़्यादा डेंस है, हाई डेंसिटी। अब ज़्यादा डेंस है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आने वाले हैं? ज़्यादा ही आने वाले हैं। टंगस्टन का बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, देखिए जैसे हमने कहा कि आयरन का एक कोई आपका एक पूरी आयरन की कोई शीट है, उसको आयरन के एक एक एटम में तोड़ देना, जैसे क्या कहलाएगी आपकी एटोमाइजेशन। जैसे हम कहें वाटर को गर्म करके वाटर लिक्विड में जाना, ये तो लिक्विड को वाटर में, ये तो हुई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन वाटर को उसके एटम में तोड़ देना, ये क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एक एक एटम में तोड़ देना। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके बाद जब इनको एटम में और ज़्यादा गर्म करके एटॉमिक स्टेट में ले जाया जाएगा तो और टाइम लगेगा। तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई टेंसाइल स्टेट, होल्डिंग पावर। टेंसाइल का मतलब होता है होल्डिंग पावर, है ना। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग पावर किसकी होती है पता है आपको? कौन है वो मेटल जिसकी होल्डिंग पावर सबसे अच्छी है? दैट इज आयरन। कौन है वो? हमारा आयरन मेटल है जिसकी होल्ड, इसीलिए सबसे ज़्यादा ब्रिज वगैरह, रेल की पटरियाँ जितने भी आपके होते हैं काम, सब किससे किए जाते हैं? आयरन। तो होल्डिंग पावर, किसकी होल्डिंग पावर सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है ओस्मियम की, ओस्मियम से ज़्यादा डेंसिटी किसकी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मेटल में मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें तो वो टंगस्टन है। तो अगर जैसे आपको हाई डेंसिटी लिखनी है मैक्सिमम किसकी, तो वो है ओस्मियम की। ओस्मियम से ज़्यादा डेंसिटी किसकी? हाँ, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब होते हैं। अब इसमें से चाबी है काफ़ी खूब है इसमें लिखने के लिए। 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, 4 नंबर में आ जाए, तो हम तो आपको मटेरियल दे रहे हैं 10 नंबर का, 6 नंबर का, आपको देखना है। अब इसमें से आप 4-5 प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। अब ये तो हमने इसका जनरल डिस्कशन किया, अभी काफ़ी सारी चीज़ें बताने, इसको पूरा ही करेंगे अगले 5 मिनट में, लेकिन याद करते चलो, ठीक है। जैसे हमने बोला क्या, एक्सेप्ट मरकरी, जो कि क्या है? लिक्विड। तो अब लिक्विड ना तो हार्ड होगा, ना उसकी डेंसिटी होगी, ना टेंसाइल होगी, ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए हमने मरकरी को पहले ही एक्सेप्ट कर दिया था और बाद में फिर लैंग्वेज में हम आगे बढ़े। तो हमने मरकरी को हटा के फिर आगे बढ़े। तो हमने कहा एक्सेप्ट मरकरी,
विच इज लिक्विड। ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट जो टिपिकल है, जो एक मेटल की पहचान है, वो बोलाएंगे मेटल के टिपिकल प्रॉपर्टीज। जो एक मेटल जिसके कारण मेटल पहचाना जाता है वो टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज होगी। तो ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स और टिपिकल मेटेलिक करेक्टर जो आपको ध्यान आए, जो पहला ध्यान आए, पहला तीसरा, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, लस्टर, सोनोरस भी होते हैं, रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक टुगेदर, ठीक है ना। इसके अलावा आपके हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है, हाई डेंसिटी होती है, ये सब आप लिख सकते हो। हाई एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी होती है, जब ये गलेंगे ही लेट में तो उनके वेपर तो और नया नया कब बनेंगी, तो ये सब इनके ज़्यादा होते हैं। अब कोई मेटलिक करेक्टर क्यों शो कर रहा है, केमिस्ट्री की भाषा में ध्यान रखिएगा। अब आप लोग केमिस्ट्री में मेटल उसे माना गया है जो इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर हो। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी शो कर रहे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर रहे। इसके रीजन ही क्या है, इनके पास क्या उपस्थित है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इनकी। अब किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना 1 to 9 तक, लास्ट में ही जाके फुल हुए हैं, उसके पहले तो फुल हुए नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है इनके पास, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पक्का इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती होगी, लेकिन फिर भी किससे ज़्यादा है, एस से तो ज़्यादा होगी, 100% है, और पी से क्या होगी, कम। लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छी मेटल पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखें, सबसे ज़्यादा ये हैं आपके। फिर उसके बाद ये मेटल थोड़े थोड़े इन पे कुछ कुछ मेटलिक प्रॉपर्टीज घटती जाती है, जैसे कि सबसे रिएक्टिव मेटल एल्कली मेटल, उससे कम रिएक्टिव मेटल बेरिलियम। फिर धीरे धीरे करके इनकी रिएक्टिविटी घटती जाती है। जैसे देखो लोहे में जंग अंग लग जाती है आपके, है ना, आयरन में जंग वगैरह, लेकिन सोना चांदी में नहीं लगती आपकी जंग अंग, है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। और यहाँ पर फिर ये पुअर मेटल्स आ जाते हैं आपके, और फिर ये क्या आना चालू हो जाते हैं, नॉन मेटल। तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बीच में होगी, बिटवीन एस एंड पी, लेकिन फिर भी कम होगी। कितनी कम होगी, जिससे कौन से कैरेक्टर शो कर गए, मेटेलिक के कैरेक्टर। आपसे कोई भी किसी का मेटेलिक कैरेक्टर पूछ ले, वहां आयोनाइजेशन एनर्जी को जरूर शो करना है। जिसकी जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो उतनी आसानी से क्या रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे वो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना। तो इसी के नीचे लिखना है these elements so metallic property, these elements show metallic property due to their low ionization energy, due to their low ionization energy, ब्रैकेट में लिखो IE फुल स्टॉप, their ionization energy lie between S and P block elements, देखिए हम डेटा पूरा देने वाले हैं, एक एक डेटा आपको देने वाले हैं, ठीक है। अब पर वो बहुत सिंपल तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप पढ़ें और याद हो जाए। तो आपको पहले बताया कि एक अच्छे मेटल्स हैं, और जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है शो करते हैं। अब इसको क्या रटना है, बिल्कुल नहीं, बोलो ऑल आर मेटल्स सो टिपिकल मेटलिक प्रॉपर्टी, अपनी लैंग्वेज में बोलो और 4 5 6 लिखाओ। अब दूसरी बात, इनकी मेटलिक प्रॉपर्टी क्यों आ रही है ये बताओ, ठीक है ना। तो क्या बताएंगे हम, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और किसके बीच में आ रही है वो, एस एंड पी के बीच में आ रही है, मतलब एस से ज्यादा होगी और पी से क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है। अब हमें ट्रेंड, हम जितनी भी मेटलिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सब में ट्रेंड देखने हैं आपको, और ट्रेंड लिख के ही आने। मान ले 2 नंबर का भी आ जाए तो भी 1 आध 2 ट्रेंड लिख के आने, 4 नंबर का आ जाए तो पूरे ट्रेंड लिख के आने। ट्रेंड से मतलब है वेरिएशन, इनकी मेटलिक प्रॉपर्टी में कौन कौन सी वेरिएशन पाई जाती है, तो वो भी हमें यहाँ पर लिखनी है। तो डालिए ट्रेंड्स, इसमें ट्रेंड पढ़ेंगे हम, मेटलिक प्रॉपर्टी में ट्रेंड पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल ट्रेंड है, ठीक है।
तो ट्रेंड्स डाली हेडिंग, ठीक है। किस में ट्रेंड्स है? मेटेलिक प्रॉपर्टीज में, सब में पढ़ोगे आप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर में, सब में ट्रेंड्स पढ़ोगे, सब में वेरिएशंस पढ़ोगे। ट्रेंड्स तो देखिए, आपको अभी हमने सॉलिड स्टेट चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। आपको पता है जो सॉलिड होते हैं वो कई प्रकार की क्लोज पैकिंग बनाते हैं, ठीक है ना। सीसीपी भी बनाते हैं, बीसीसी भी बनाते हैं, एससीपी भी बनाते हैं आपकी, ठीक है। तो कई प्रकार की क्लोज पैकिंग होती है। अब जैसे हम आपसे कह दें कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर जैसे हम कहते हैं बीसीसी, तो बीसीसी पैकिंग का मतलब ये होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि सभी पार्टिकल्स कॉर्नर में होते हैं इसके, ठीक है। ऑल पार्टिकल्स आर फाउंड इन कॉर्नर, ठीक है। जी, तो ऑल पार्टिकल्स आर फाउंड इन कॉर्नर में होते हैं, और वन इज सेंटर ऑफ द क्यूब और लैटिस, दैट इज कॉल्ड बीसीसी पैकिंग, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपकी होती है, आपकी कई प्रकार की पैकिंग होती है। तो इसमें भी जो मेटल्स होते हैं ना, वो कई प्रकार की पैकिंग बनाते हैं आपकी। तो देखते हैं कितने प्रकार की पैकिंग बनाते हैं। तो फर्स्ट टेन लिखिए, form three types of crystal लैटिस, 3 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस से बनाते हैं। आपको ये लिख के आना है। वो 3 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस में अगर हम बात कर लें तो पहला, दूसरा, तीसरा कोई नहीं, आप कोई बता दो। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग बीसीसी, या फिर जनरली आप शॉर्ट से भी लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख दो क्योंकि स्मॉल वर्ड से लिखा जाता है। तो बीसीसी होती है इसकी, और ए होती है आपकी बीसीसी के बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एससीपी होती है, और आपकी होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी, और इसी को एफसीसी भी बोल देते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो एक 3 प्रकार की पैकिंग होती है। इन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी हम, सॉलिड स्टेट में चर्चा करेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। जैसे बीसीसी का तो हमने ये बता दिया। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आती है जब, तो हेक्सागन्स वगैरह बनते हैं आपके इस प्रकार से, है ना। ऐसे हेक्सागन्स, यहाँ ट्राइगोनल बनता है, ऐसी पैकिंग आती है। तो सबसे डेंस पैकिंग मानी जाती है हेक्सागोनल पैकिंग आपकी, ठीक है। तो ऐसे तो कितने प्रकार के क्रिस्टल, ये डाटा लिख के आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कितने प्रकार से अरेंज करते हैं अपने पार्टिकल्स को? बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्लोज पैकिंग में करते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग करते हैं, आपके क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में अपने आप को क्या कर देते हैं? पैक करते हैं। फर्स्ट पॉइंट याद, फर्स्ट ट्रेंड याद हो गया, ठीक है। ये ट्रेंड जरूर याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बताइए, ये मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड तो पाया ही जाएगा, है ना। अब मेटेलिक बॉन्ड यहाँ कौन कौन जानता है? किसको पता है मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? हमने लास्ट ईयर पढ़ाया है, हमारे यहाँ जो बच्चे आए थे उनको तो पता ही होना चाहिए। चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम बता देते हैं मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। देखिए, मेटेलिक बॉन्ड एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड ही है, एक प्रकार आयनिक बॉन्ड ना कहें, सॉरी, एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पढ़े हैं मेटल्स, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स पड़े हैं। मेटल्स क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रॉन जनरेट किए, तो ये बन गया पॉजिटिव मेटल आयन, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव मेटल आयन होता है इसको क्या बोलते हैं? कर्नेल हम, और ये क्या बोलते हैं? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनते जा रहे हैं, ये हमारे कौन से बॉन्ड है? मेटेलिक बॉन्ड। तो आपसे कोई पूछे मेटेलिक बॉन्ड क्या है? विच एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन। यह भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कैसे कहते हैं? जो अपोजिट चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी किसके बीच में एग्जिस्ट करता है? अपोजिट चार्ज। तो ये मेटेलिक बॉन्ड तो बनाते हैं, लेकिन ये इसके साथ साथ मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ ये आपके कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं आपके। जैसे हम आपसे बात कर लें K4Fe(CN)6, इसमें 6 के 6 CN इस Fe से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। 6 के 6 CN, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का कौन सा बॉन्ड है? हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो ये मेटेलिक बॉन्ड भी बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाते हैं, दोनों प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं आपके, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ किस बॉन्ड के कारण है? कोवलेंट बॉन्ड और वीकर बॉन्ड, ध्यान रखिएगा। वांडर वॉल से स्ट्रांग होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वीकर है। जनरली जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जनरली या तो वो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं आपके। जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन है, मिथेन, एथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। या तो ये वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं या गैसेस होते हैं
आपके, तो ये आपके एक वीक प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो ये तो स्ट्रांग होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो स्ट्रेंथ इसकी किस बॉन्ड के कारण आ रही होगी, मेटेलिक बॉन्ड। तो दोनों ही प्रकार के बॉन्ड इनमें एग्जिस्ट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। कोवलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, मेटेलिक बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। अब कोवलेंट बॉन्ड कहाँ से बनाएंगे और मेटेलिक बॉन्ड कहाँ से बनाएंगे, तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड तो ये डी से बनाते हैं, डी टूटा, ये यहाँ EG और यहाँ पर क्या T2G, तो ये जो डी से बनाते हैं ये हमारे कहलाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन डी से सिर्फ कोवलेंट नहीं बनाते, मेटेलिक बॉन्ड ही बनाते हैं आपके। अब मेटेलिक बॉन्ड के पार्टिसिपेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, N-1 डी में 1 से लेके 10 और NS में 1 से लेके 2। तो मेटेलिक बॉन्ड बनाने में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ किसके बीच में बनता है, डी एंड डी के बीच में बनता है। तो सेकंड ट्रेंड लिखिए, फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, सॉरी फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है ना। तो ये सेकंड ट्रेंड था, फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दो प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। तो जो पहला बॉन्ड है वो है आपका कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इसमें थोड़ा सा ऐसे अंडरलाइन करके लिख लेना, फॉर्म्ड बाय डी पाई ओवरलैपिंग, फॉर्म बाई डी पाई, पी तो है ही नहीं है, पाई बॉन्ड डी से भी बनते हैं, पी से भी बनते हैं, और पी डी से भी बनते हैं, और डी से भी बनते हैं। तो इनके बाद डी है तो डी की ओवरलैपिंग कराएंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाई डी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है ना। सेकेंड लिखिए, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। अब इसमें लिखो मेटेलिक बॉन्ड में, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, both N-1 D and NS electrons take part as their energies are nearly equal. देखो सबसे पहले ध्यान रखना है, तीन प्रकार के क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं, BCC, SCPB और CCP, ठीक है, ट्रेंड्स में। दूसरा कितने प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं, दो। ऐसे आपको पॉइंट याद करने हैं, वो बाकी सब अपने आप याद आ जाएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड डी पाई ओवरलैपिंग होता है, और मेटेलिक बॉन्ड बनाने में दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, N-1 D के भी NS के। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट तभी कर सकते हैं अब दोनों की एनर्जी लगभग क्या हो, बराबर हो। तो जैसे हमने कहा ये था NS, तो ये क्या है N-1 D, तो अगर ये 5 है तो ये क्या होगा 4, तो 4 5 के में तो पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन 4 7 होता तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब एनर्जी में डिफरेंस तो है, लेकिन फिर भी लगभग क्या है, पास है, नियरली इनकी एनर्जी फिर भी इक्वल है, इसलिए पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो ट्रेंड हो गए। अब तीसरा ट्रेंड लिखिए, ठीक है, तीसरा ट्रेंड ये समझ में आ गया। दोनों ट्रेंड, फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, N-1 D NS, मतलब पेनल्टीमेट सेल और आउटोमेट सेल दोनों पार्टिसिपेट करती है। तो ये दो ट्रेंड हो गए, दो ट्रेंड और बचे हैं आपके, एक ट्रेंड बचा है उसमें 2 पॉइंट और, हाँ लिख लो। अच्छा हमारा एक क्वेश्चन है जो क्रैक, देखो अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई आपको तो आप इतना लिखाओगे कि सामने वाला, क्योंकि आप जरूरी नहीं जितना हम जो समझाएंगे आप कहीं से भी पॉइंट पकड़ के लिखाओगे। तो ये चैप्टर पूरा अंडरस्टैंडिंग पे। हमारा आपसे पूछना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड कौन बनाएंगे।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं पहले नंबर, फिर आप देना। इसमें सबसे ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड, देखिए स्ट्रेंथ मेटेलिक बॉन्ड के कारण ही आएगी, ये ध्यान रखिए। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड वो बनाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड बनेंगे ना आपके, जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप बता दो कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास है, लेट मी चेक, ठीक है, पूरे 10 होते हैं उसके पास, तो वो तो फुलफिल है। सबसे ज्यादा क्रोमियम, क्रोमियम का क्या था 3d5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इससे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड कोई नहीं बनाएगा इस सीरीज में। इसके जस्ट नीचे मोलिब्डेनम, इसका क्या होगा 4d5 6s1 नीचे रखा है सेम, और उसके नीचे टंगस्टन। टंगस्टन तो इतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाता है कि इसका पूरे जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका आता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का क्या बनते थे पहले बल्ब में, फिलामेंट बनते थे आपके टंगस्टन में। इतना सा फिलामेंट रहता था पतला सा, हिला दो तो झड़ जाए, लेकिन गलता नहीं था वो, इतना बल्ब गर्म हो जाने के बाद भी वो गलता नहीं था। रीजन क्या था उसका, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है आपका, तो टंगस्टन। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे वो क्रोमो W बनाएंगे, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन बनाएंगे आपके। इसका आंसर इनके पास क्या है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इस वाले के पास 3d5 है 4s1 है तो पक्का इसके पास क्या होगा 4d5, और आगे चला जाएगा आपका 5s1, और इसके वाले में हो जाएगा आपका 5d5 6s1। तो ये बनाएंगे सबसे, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे वीक मेटेलिक बॉन्ड कौन बनाएंगे, जिसके पास पूरे पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो कौन है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। और मरकरी इतना वीक बनाता है कि ये तो क्या हो गया है, लिक्विड हो गया है ना। तो चलिए लिखिए इसमें द स्ट्रेंथ ऑफ T sub 10 लिखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, हाँ तीसरा टेंड है, तीसरा टेंड है। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड्स, तो थर्ड नंबर का पॉइंट है हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ metallic bond depends upon the number of unpaired electrons present in n-1d and ns सबसेल, ns सबसेल। तो मेटलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करेगी कितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं n-1d और ns में। अब ns में तो मैक्सिमम अनपेयर्ड एक ही हो सकता है, तो हम सबसे ज्यादा बात किसके करेंगे, n-1d की। तो उसी के नीचे लाइन चेंज करके लिखिए, इसी के नीचे लाइन चेंज करके लिखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द नंबर ऑफ unpaired electrons, more is the overlapping, thus फिर स्टॉप लगा के लिखिए, 10 नहीं फिर कॉमा लगा के लिखिए, thus stronger is the bond, अब एक आध दो बच्चों के दिमाग में ये आ गया होगा सर कि मेटलिक बॉन्ड में कहाँ ओवरलैपिंग होती है। अरे बेटा फिर भी तो होगी ना, पॉजिटिव मेटल आयंस का और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, ये भी तो आपस में मिल रहे हैं, तो ये भी ओवरलैपिंग ही कहलाएगी। स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा क्या बनेंगे, मेटेलिक बॉन्ड, उतना ज़्यादा क्या होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग। और जितने ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बन रहे हैं मतलब उतना पॉजिटिव मेटल आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर इज द ओवरलैपिंग दस स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। अब हमें बस ये बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा और सबसे वीक कौन बनाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्योंकि उनके पास क्या है, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो हार्ड मेटल हैं, हर सीरीज में हार्ड मेटल हैं, वो अपनी अपनी सीरीज के सबसे हार्ड मेटल। और जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या बनाएंगे, आपके वीक बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए वे कौन से मेटल हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं, है ना। इसी के नीचे लिखेंगे हम जस्ट लाइन चेंज करके, इसी के नीचे से लिखेंगे दिस इज द रीजन this is the region chromium, molybdenum and tungsten. This is the region chromium, molybdenum and tungsten are hard metal as they form strong metallic bond due to the presence of maximum number of unpaired electrons while जबकि while जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर, अब ये मरकरी को लिख देंगे लास्ट में लिक्विड, जिंक कैडमियम मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स, जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स as they form weak metallic bond, due to the presence of fully filled N-1D and NS subcell ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। actually Hg is liquid, फुल स्टॉप, खत्म हुई, ये प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब तुम लोगों को डेटा तो हमने दे दिया, लेकिन अब तुम लोग की स्पीड कितनी है ये चेक करना है। ऐसा नहीं कि सभी प्रॉपर्टी जैसे एक्चुअली में आप लोग पता है ना 3 प्रॉपर्टी यहाँ खत्म कर चुके हो, 3 मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी आप खत्म कर चुके हैं यहीं पर। जिसने रेडियस पढ़ ली और ये मेटेलिक प्रॉपर्टी पढ़ ली उसकी 2-3 प्रॉपर्टी यहीं खत्म हुई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, और रीजन हमें पता है अनप्लेटो। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी खत्म हो चुका है। हर सीरीज में सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट प्रत्येक रेस्पेक्टिव सीरीज में, जैसे कि फर्स्ट सीरीज में क्रोमियम का, सेकेंड सीरीज में मॉलिब्डेनम का और थर्ड में टंगस्टन का आएगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। रीजन ये सबसे क्या बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड,
और उसका रीजन क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और सबसे कम आपके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके आने वाले हैं, क्योंकि ये कैसे मेटल है, सॉफ्ट, उसका भी रीजन। फिर दो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो सबसे ज्यादा किन की आएगी, इनकी, और सबसे कम इनकी आएगी। रीजन पता है तो आप 2-3 प्रॉपर्टी यहाँ पर खत्म कर चुके हो। इसलिए आपको ये बहुत डिटेल से हमने आपको बताया और हर एक पॉइंट आपको बताने की कोशिश की। एक बार पढ़ लो, फिर हम फाइनली इसको एक बार लास्ट समझा दें, फिर आज के लिए छुट्टी। ये मेटेलिक वाला पूरा पढ़ लो पहले अच्छे से, है ना। और अगर आप लोग चाहते हो कि क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो वो ऑर्डर भी हम लिख देते हैं। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन में सबसे ज़्यादा टंगस्टन का है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। और आप लोग अगर डेंसिटी जानना चाहते हो पूरे एलिमेंट में सबसे ज़्यादा किसकी है, तो ओस्मियम की है मैक्सिमम डेंसिटी, इससे ज़्यादा डेंस कोई नहीं है, मैक्सिमम डेंसिटी इसकी। ये डेटा भी आप लिखना चाहो तो आप अपने आंसर अच्छे बना सकते हो। और अगर आपको यही बता दें, ओस्मियम ही वो एलिमेंट है ट्रांजिशन में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, प्लस 8। आपने प्लस 8 वाले अभी तक देखे नहीं होंगे, बहुत कम देखे होंगे। जिनॉन भी कर जाता है लेकिन वो इस पर, ओस्मियम करता है सो +8 और वो करता है OSO4 में। जल्दी से पूरे देखो, आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो बिल्कुल बच्चों जैसी लैंग्वेज है, लेकिन डेटा फुल है। तो बहुत मेहनत करके डेटा तैयार किया गया है, बहुत मेहनत से लैंग्वेज और डेटा कलेक्ट किया गया है। आप इसको पढ़ लें, कुछ नहीं है लैंग्वेज में, लेकिन आप लोग मात कहाँ खाओगे, हमें लग रहा है स्पीड में। तो लिखना आना चाहिए। अब 2 नंबर में इतना डाटा दे के आना है कि 2 नंबर का हो जाए। चीज़ों को कैसे कोशिश करो सब लिखाएं और इस समय भी बच जाए। 4 का है तो कैसे लिखना है, 9 to 12, 9 to 12 पता है। हाँ हाँ, पेपर वैसे ही रहेगा जैसे ब्लूप्रिंट है, उन्हीं में से रहेंगे। जो आपने पढ़ा ऑब्जेक्टिव भी उन्हीं के अंदर से रहेगा, जो हमने पढ़ाया सब उसी के अंदर से रहेगा। अच्छे खाना पीना खा के आना और अपने साथ ले आना चॉकलेट बिस्कुट अगर खाना हो। 1.5 घंटे बाद हम 5 मिनट का टाइम, पानी आनी मिल जाएगा लेकिन हम चाहते हैं आप लोग अपना लाएं, ठीक है। 3 घंटे, और कोई पेपर दे के 1 घंटे में जाना सकता है, जा सकता है। आध घंटे में जाना चाहता है, आ जा सकता है। जाने के लिए छुट्टी है, जिसका पेपर जितनी जल्दी हो जाए, लेकिन हम मैक्सिमम समय देंगे 3 घंटे का। फिर आने का समय तुम लोग भूल जाना। फिर बेटा 27 दिन का टाइम दिया था। और सेकंड टेस्ट भी हम बता देते हैं आपका। सेकंड टेस्ट होगा आपका सिलेबस एंड होने के बाद। जिस दिन सिलेबस एंड कर देंगे उस दिन होगा आपका सेकंड टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए लगभग फरवरी के लास्ट तक आपका सिलेबस हम एंड कर देंगे, या थोड़ा और पहले कर देंगे, और उसके बाद या जल्दी रख लेते हैं, ठीक है। हम कल बताते हैं आपको। सेकंड टेस्ट रखेंगे लास्ट ऑफ जनवरी, ठीक है। सेकंड टेस्ट लास्ट ऑफ जनवरी रखेंगे, देख लेते हैं। चलिए, तो देखो हम आपको रिवाइज करा दें। एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और टिपिकल मेटेलिक कैरेक्टर, जो बोलना बोलो। हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्टेट, डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, वेपोराइजेशन, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, जितनी याद आए लिखाओ, छोड़ दो। अब दे सो टिपिकल मेटेलिक कैरेक्टर ड्यू टू देयर लो आयोनाइजेशन, ये लिखना है। किसके बीच में लाई करती है एस एंड प्योर। अब 10 देख ले, फॉर्म 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बीसीसी, एचसीपी, सीसीपी, एफसीसी हो गए आपके 3 टाइप्स बनाते हैं। फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय डी पाई ओवरलैपिंग, मेटेलिक बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड बोथ एनएस एंड -1 डी इलेक्ट्रॉन पार्टी एट देयर एनर्जी आर नियरली इक्वल, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मोर इज द ओवरलैपिंग, हेंस या thus या देयरफॉर स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। दिस इज द रीजन जिंक क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हार्ड मेटल at they form strong metallic bond due to presence of maximum number of unpaired electron